अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने डिस्कस किया था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिजिड था, डिटेल था। और उसमें जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है। उस वक्त का प्रेसिडेंट कौन था? अयूब खान। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हेड जो है उसमें समझा जाता था। ठीक है। सारी अथॉरिटी, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसके अंदर जो है वो नेशनल असेंबली आ जाती है, उसके 156 मेंबर थे। ठीक है। सिक्स उसमें विमेंस थी। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके अलावा सेंटर और प्रोविंसेस के बारे में हमने देखा कि किस तरह से डिवीजन की गई थी, कौन कौन सी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थी। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो इस्लाम को पहले तो उन्होंने स्टेट के नेम से हटा दिया था, फिर दोबारा से पाकिस्तानी जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो दोबारा से उसको शामिल किया गया। बेसिक डेमोक्रेसी की बात की थी कि इलेक्टोरल कॉलेज जो था, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड किया जाता था इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए से। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की, जो बेसिक राइट्स थे। और नेशनल लैंग्वेज की बात की कि बंगाली थी, उर्दू थी। फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये सारे सेलिएंट फीचर थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के। आज हमने डिस्कस करना है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अभी तक चल रहा है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ये जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके टाइम पीरियड की बात हो रही है कि उनके टाइम में ये जो है उनके दौरे हुकूमत में ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया गया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसके सेलिएंट फीचर में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। जैसे पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल थे, सेम उसी तरह ये भी फेडरल था, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके अलावा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे एरियाज के ऊपर। और जो प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नमेंट थी, जो कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इन सारे प्रोविंसेस के अंदर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो पूरी नेशन को होल्ड कर रही थी, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया था। ठीक है। फेडरली। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। हमने देखा कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 56 में जो आइन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी कहा था कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। मतलब कि उसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर, उसको हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने कहा, और कैबिनेट मेंबर वर चूजन फ्रॉम द पार्लियामेंट। और जो कैबिनेट है वो अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट को। ठीक है। तो सेम उसी तरह उन्होंने 1973 के अंदर भी उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जिसमें जो गवर्नमेंट का हेड होगा स्टेट का, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। पार्लियामेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और ऑल कैबिनेट मेंबर चूजन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है। सेम जैसे 56 में बात हुई थी, दोबारा उन्होंने 73 में वही बात की। ठीक है। लेकिन जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने माना गया। ठीक है। तो ये वाली जो दो बातें हुई थी ये बिल्कुल सेम, जो 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी यही सेम दो पॉइंट्स सेम थे। ठीक है। कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और सेंट्रल लेवल के ऊपर प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस का ये रोल था कि हर प्रोविंस के अंदर, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इन सारे प्रोविंसेस के अंदर जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ का सिस्टम है, जो टैक्सेस का सिस्टम है, उसको हैंडल किया जाएगा, वहां के गवर्नर हैंडल करेंगे। ठीक है। गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ सिंध। और जो सेंट्रल है, जो नेशनल लेवल पे है, उसमें फॉरेन अफेयर्स, करेंसी या ट्रेड वगैरह वो सारी अथॉरिटी सेंट्रल को दे दी जाएगी। ठीक है।
फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे वो यूनिकैमरल थे, मतलब उसमें सिर्फ वन हाउस था और वो वन हाउस नेशनल असेंबली थी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगी, ठीक है, जो लेजिस्लेचर होगी, जो लॉ मेकिंग जो है अदारा होगा, लॉ मेकिंग बॉडी होगी, वो क्या होगी, वो दो हाउसेस पे डिपेंड करेगी। एक तो नेशनल असेंबली होगी, दूसरा सेनेट होगा, ठीक है। नेशनल असेंबली जो है वो लोअर हाउस होगा और सेनेट जो है वो हायर हायर सॉरी अपर हाउस को कहा गया था, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली थी, जो लोअर हाउस था, इसमें बराह रास्त जो है वो अवाम के वोट को मुंतखब जो किए जाते थे, जो लीडर बनते थे, उनको अवाम जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते थे, ठीक है। अवाम जो है बराह रास्त मुंतखब करते थे, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से नुमाइंदगी होती थी इसमें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वोटिंग के जरिए से सिलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इसमें जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते थे। डायरेक्ट का मतलब ये है कि वोट दिए जाते थे, अवाम खुद वोट कास्ट करती थी और अपना जो है लीडर, अपना प्राइम मिनिस्टर, उसको मुंतखब करता किया जाता था, ठीक है। और ये नेशनल असेंबली जो है एज कम्पेयर टू सेनेट ये ज्यादा पावरफुल समझी जाती थी। और जो सेनेट है वो अपर हाउस था और इनडायरेक्टली उसमें मुंतखब किए जाते थे, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शन करवाए जाते थे। और जो है सूबाई असम्बलियों के जरिए से इसमें इलेक्शन करवाए जाते थे। इसमें तमाम सूबे जो होते थे, तमाम जो प्रोविंसेस होते थे, उनको बराबर नुमाइंदगी दी जाती थी इसमें, ठीक है। हर प्रोविंस को इक्वली जो है नुमाइंदगी दी जाती थी। और इसका जो है इसका ये मकसद था कि जो सूबे इतने लार्ज नहीं है, इतने बड़े नहीं है, उनको उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इनमें ये डिफरेंस था कि जो सेनेट था वो ये था कि वो अपर हाउस था और जो नेशनल असेंबली थी वो लोअर हाउस था। और नेशनल असेंबली जो है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते थे, जबकि सेनेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते थे, ठीक है। नेशनल असेंबली की बात की जाए तो उसमें 342 मेंबर्स शामिल होते थे और सेनेट के अंदर 104 मेंबर शामिल होते थे, ठीक है। इसलिए पावर में ज्यादा जो है वो नेशनल असेंबली थी, सेनेट जो है वो एज कंपेयर टू नेशनल असेंबली कम पावर थी उसकी, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन बेस जो है नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन जो होती थी पॉपुलेशन बेस होती थी, जबकि सेनेट में इक्वल प्रोविंसेस की बेस पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती थी, ठीक है। हर प्रोविंसेस की बेस पे रिप्रेजेंटेशन होती थी। फिर उसके बाद आता है कि ये भी रिजिड था, जिस तरह से 62 का कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था ये भी रिजिड था, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स इस तरह से इजीली नहीं हो सकती थी, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं था ये, जिस तरह से मुझे ये 56 का देखो, ये कट्स वगैरह ना लगे हैं मुझे। आपका कोई और अब क्वेश्चन है? स्कूल वाले अपना ने माइक समझ म्यूट के करें, ये तुम्हें खुद मारे हैं। दरमियान में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं आप लोग। आप किसी का जो है वो अनम्यूट नहीं होना चाहिए। हो रही है स्क्रीन शेयर? ये जो लाइन मार्क कर रहे हैं मिशाल चौधरी, अगर अब आपने ऐसा बिहेवियर शो किया तो कल आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो मैंने आपकी जो है कंप्लेन इससे कर दी। गलती से हो गया था। हाँ जी, अब इसको रिमूव करें और माइक अनम्यूट करें, म्यूट कर दें, म्यूट करें माइक, डिस्टरबेंस कॉज कर देते हैं दरमियान में क्लास के। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस। हाँ जी। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड था, ठीक है, मतलब कि अमेंडमेंट्स जो चेंजेस की जानी थी वो भी इतनी आसानी से जो है वो नहीं हो सकती थी, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं था, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं था, बल्कि 62 के अंदर वो भी रिजिड था
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें ये पॉइंट 62 वाला ही था कि इसको भी रिजिड रखा गया। और इसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेंडमेंट्स की जाएंगी तो वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों आते थे, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, अमेंडमेंट्स कर सकता है। तब कर सकता है जब 2/3 रिप्रेजेंटेशन, जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों में से अगर 2/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहेगी कि चेंज करना है कोई लॉ, तो वो चेंज किया जाएगा, अदरवाइज उसमें अमेंडमेंट्स करने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। और वो अमेंडमेंट्स, वो चेंजेस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, जो कि लॉ बनाता है, नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात, अब जो पहले दो थे उनमें उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात इस तरह से कर दी थी कि जो सिटीजन है, तमाम जो सिटीजन हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉपर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात क्लियर कर दी कि कौन कौन से राइट्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जितने भी सिटीजन होंगे पाकिस्तान के, उनको राइट होगा इक्वालिटी का, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ। जो है लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी लॉ यहाँ पे बनाए गए उनके अकॉर्डिंग हर एक सिटीजन को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर एक को उसके जो है राइट्स मिलेंगे। फिर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन ऑफ एंड देयर प्रॉपर्टी एंड अदर बिलोंगिंग्स, जो प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की, जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया जाएगा, ठीक है। और जो अदर उसके अलावा जो प्रॉपर्टी के अलावा भी जो है हर किस्म की जो दिगर उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं, दिगर जो सामान की हिफाजत जो है वो भी की जाएगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रॉपर दी जाएगी उनको। फिर राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिपोज डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एरिया, जितना भी पाकिस्तान का एरिया है उसमें से किसी भी जगह पे अगर वो विलिंग है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लेना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, तो वो खरीद सकता है प्रॉपर्टी, उसको राइट होगा, ठीक है, कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बना सकता है, अपनी जमीन जो है वो खरीद सकता है। फिर फ्रीडम का राइट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आज़ादी होगी उसे स्पीच करने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की, उसको आज़ादी होगी मुकम्मल। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि उसको रिलेशनशिप कोलैबोरेट करने की दूसरों के साथ, ठीक है, दूसरी अगर कम्युनिटी कम्युनिटी के साथ वो कोलैबोरेट करना चाहता है या कनेक्शन डेवलप करना चाहता है, या दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, तो भी वो कर सकता है, ठीक है। हर एक को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि अपनी जो राय है उसका अपनी राय का इजहार करने की भी उसको आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, हर एक का जो रिलीजन है पाकिस्तान के अंदर, जो भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, वैसे तो जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लाम ही उनका रिलीजन था बेसिक। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई और भी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहेंगे, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी रिलीजन की का फ्रीडम दिया जाएगा उनको, ठीक है। राइट टू अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोफेशन, और अगर वो किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब जो कि कानून के अकॉर्डिंग है, जो उन्होंने लॉ बनाए उनके अकॉर्डिंग, कोई भी प्रोफेशन, वो डॉक्टर का है, वो टीचर का है, ठीक है, वो कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर उन्होंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से राइट्स जो है वो दिए जाएंगे यहाँ के सिटीजन को, ठीक है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। टीचर, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा दोबारा समझा दें, वो समझ नहीं आ रहा था सही से। फ्रीडम ऑफ फ्रीडम एसोसिएशन, ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, अपनी जी। एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो इजहार ख्याल है, मतलब कि हर पर्सन को, हर सिटीजन को ये राइट हो गया वो कि अपनी राय का इजहार कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर चाहती हैं कि आप एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, ठीक है, तो आपको राइट होगा ये कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें, ठीक है, आप अपनी राय पेश कर सकती हैं। तो इस तरह का जो आपकी जो राय है उसका एहतराम किया जाएगा, उसको फ्रीडम दिया जाएगा, ठीक है। जी तो
और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। फिर नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो पहले जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन थे 56 और 62, तो उसमें जो नेशनल लैंग्वेज थी वो बंगाली और उर्दू थी, ठीक है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। उर्दू नेशनल लैंग्वेज होगी और रीजनल लैंग्वेजेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फुली प्रोटेक्शन बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वहां पे किसी भी रीजन के अंदर कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी, सिंध के अंदर सिंधी, ठीक है, बलोची, कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है तो उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, मतलब उसको उसकी आजादी होगी कि वो बोल सकता है, ठीक है। लेकिन जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, ठीक है। और अगर किसी रीजन के अंदर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, जो पंजाब के अंदर पंजाबी बोलते हैं, सिंध के अंदर सिंधी बोलते हैं, बलूचिस्तान के अंदर बलोची बोलते हैं, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं रीजनल बेसिस पे, वो लैंग्वेज भी बोलने की उनको आज़ादी है कि वो बोल सकते हैं, लेकिन जो नेशनल कंसिडर होगी वो सिर्फ उर्दू होगी, ठीक है। फिर इस्लामिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने इस्लामिक प्रोविजन का मतलब है जो इस्लामिक दफात होते हैं, जो इस्लामिक रूल्स होते हैं, कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स थे बेसिक, वो भी उन्होंने इसके अंदर डिस्कस कर दिए थे। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी, कि सारी की सारी जो हाकमियत होगी वो अल्लाह ताला की होगी। अल्लाह ताला ने जो कुरान और में बयान की हैं जो बातें, उसके अकॉर्डिंग ही जो कानून बनाए जाएंगे, जो लॉ बनाए जाएंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। लॉ तो यहाँ के जो है वो पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन वो लॉ किसके अकॉर्डिंग होंगे? वो जो अल्लाह ताला ने जो बयान की हैं बातें, क्योंकि इस्लामिक कंट्री थी तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में बातें बयान की हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ बनाए जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आल्सो नेम द कंट्री एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने इसे कहा कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान का नेम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कंसीडर किया जाएगा। इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन होगा, जो पाकिस्तानी रियासत है, यहाँ का जो मजहब होगा वो इस्लाम होगा, ठीक है। फिर डेफिनेशन उन्होंने मुसलमानों की इसमें बयान की कि मुसलमान की डेफिनेशन, मुस्लिम की डेफिनेशन प्रॉपर के उसको इसमें बयान उन्होंने किया 1973 के अकॉर्डिंग। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम होगा, जो मुसलमान होगा, वही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई और रिलीजन का जो है, अगर वो यहाँ पे मौजूद है कोई और रिलीजन का लोग, तो वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की हैसियत नहीं रख सकते, बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ने कोई बन रहा है तो उसके लिए ये लाजमी शर्त होगी कि वो मुसलमान हो, ठीक है। और उसका मजहब जो है वो इस्लाम होना चाहिए, ठीक है। तो इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज, और इन्होंने इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज का मतलब है कि जो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो लॉ थे, जो भी कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग जो इन्होंने लॉज जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बनाए, ठीक है। इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज का मतलब ये है कि जितने भी कानून बनाए गए थे वो सारे के सारे इस्लाम के मुताबिक बनाए गए थे, ठीक है। इस्लाम की जो इस्लाम के अंदर जो बातें बयान की गई हैं, जो इस्लामिक रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग लॉ जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर जो यहाँ पे मैरिजेस वगैरह होंगी वो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इस तरह की जो भी सेलिब्रेशंस होंगी, जो कस्टम्स है, जो कल्चर है हमारा, वो सारे उसके अंदर जो लॉ फॉलो किए जाएंगे वो इस्लाम के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, ठीक है। इस्लामाइजेशन ऑफ लॉ का ये मतलब है। फिर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम कि नेशनल असेंबली थी, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाना था। इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन जो है वो अवाम के जरिए से करवाए जाने थे, ठीक है। द डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इज अनदर सेलिएंट फीचर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली आर सिलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। अब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से किस किस को चूज किया जाएगा, मेंबर्स, कौन से मेंबर्स को? नेशनल असेंबली और प्रोविजनल, जो प्रोविंसेस की असेंबली होगी और जो नेशनल लेवल पे जो असेंबलीज होंगी, नेशनल असेंबली,
उसके जो मेंबर होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से चूज किए जाएंगे, मतलब कि वोटिंग के जरिए से अवाम जो है वो वोट करेगी और फिर उनको नॉमिनेट करेगी, और फिर जो है नेशनल असेंबली के मेंबर जो है वो चूज होंगे, और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स भी जो अवाम है वो अपने वोटों के जरिए से चूज करेगी। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है। फिर इस 1973 को कंक्लूड किया गया। नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अप्रैल 10 1973 में इसको जो है वो अप्रूव कर दिया गया था, और एंड प्रोक्लेम्ड इट ऑन अगस्त 14 1973 के अंदर इसको जो है वो अगस्त 1973 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया गया था। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर थे उसमें यह आ जाता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब कि पार्लियामेंट का जो हेड होगा, स्टेट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं होगा। बाय कैमरल थी, मतलब कि दो असेंबली, इसके अंदर जो है दो हाउसेस थे, अपर और लोअर हाउस। अपर हाउस के अंदर सेनेट आ जाता है और नेशनल असेंबली आ जाती है लोअर हाउस के अंदर, और रिजिड था। ठीक है, कि मतलब कि अमेंडमेंट्स इसमें आसानी से नहीं हो सकती, चेंजेस आसानी से नहीं हो सकती, बल्कि अगर चेंजेस करनी है तो पार्लियामेंट की 2/3 जो है वो उसका मेंबर्स का शामिल होना लाजमी है। ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट पार्लियामेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बाय कैमरल थी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल राइट्स की बात की, नेशनल लैंग्वेज की बात की, इस्लामिक प्रोविजन, और फिर डायरेक्ट इलेक्शन की। ठीक है, फिर इसको 14 अगस्त 1973 के अंदर इसको जो है वो अनाउंस कर दिया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? टीचर, हाँ जी, पूछें। जो ये 10 अप्रैल 1973 है, इसमें क्या हुआ था? 10 अप्रैल 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ था। ये देखिए लिखा हुआ है, इट इज कंक्लूडेड दैट नेशनल असेंबली अप्रूव द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अप्रैल 10 1973 में अप्रूव किया था, और फिर उसको लागू कर दिया था, इंप्लीमेंट किया था 14 अगस्त 1973 को। मतलब कि इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि अब से 14 अगस्त 1973 से ये लोगों के ऊपर लागू होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को चलना पड़ेगा। ठीक है, अवाम को भी और उसके अलावा पार्लियामेंट को भी, नेशनल असेंबली को भी, और जो है सेनेट को भी। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली को भी, और सेंट्रल नेशनल असेंबली को भी। ठीक है, समझ आ गई है? किसने पूछा था? ठीक है टीचर। और किसी का कोई क्वेश्चन है वशमा के अलावा? सबको सब समझ आ गई है? आसमा, बरीरा, मुनीफा, तारिक, मिशाल, सबीका, तारिक, नूर, मुनीफा, इमरान, कोई क्वेश्चन नहीं है? एक्सक्यूज मी टीचर, हाँ जी मिशाल, पूछे। ये आपने जो 7 वाला था, इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसमें जो थर्ड पॉइंट है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, थर्ड पॉइंट कौन सा है? मैं देखती हूँ, स्क्रीन आप लोगों के साथ शो हो रही है? बाय कैमरल की बात कर रही हैं? नहीं नहीं टीचर, 7 जो था ना, इस्लामिक प्रोविजंस वाले, इसमें जो थर्ड पॉइंट था, इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह मतलब जो था, इसमें क्या मुश्किल है? किस इसमें लिहाज ये से कहा था? है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों का जो मजहब होगा वो इस्लाम होगा। ठीक है, स्टेट का जो रिलीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो, क्योंकि इस्लामिक कंट्री थी तो रिलीजन भी उसके अकॉर्डिंग इस्लाम था। ठीक है, इस्लाम के मुताबिक यहाँ पे जो है वो जो मेजोरिटी होगी, यहाँ पे जो मेजोरिटी एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे ही जो है ये बनाया गया था। ठीक है, तो इसका रिलीजन जो है वो इस्लाम था। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो अल्लाह ताला ने बातें बयान की हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो है वो चलाया जाएगा पाकिस्तान को। रिलीजन की ये बात ओके हो रही है फाइन। सिर्फ।
कि इस्लाम रिलीजन है। ठीक है। जी। अच्छा ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे अटेंडेंस मार्क अपनी करवा दें। हिब्बत उस सबूर, प्रेजेंट। आसमा, आसमा, प्रेजेंट। अफशा, अफशा, अफशा नहीं प्रेजेंट। बरीरा, बरीरा अकबर, बरीरा अकबर नहीं मौजूद। अगर किसी का जो है, बरीरा मौजूद है क्लास में? ओके हैं, ठीक है। अगर किसी का जो है माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा तो वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, मैं वहां से भी देख लूंगी। बासमा। जी टीचर, जी। बुलाया था आपने? हाँ जी, बरीरा प्रेजेंट आपकी लगानी थी, चलेगी थी, इसका ये मतलब है आप क्लास में मौजूद नहीं थी, ऑन करके कहाँ पे गई थी? मैं यही थी टीचर, ऑन नहीं हो अच्छा, पा रहा था मुझसे। चले ठीक है। बासमा, प्रेजेंट। ईमान, ईमान, प्रेजेंट। फरीहा काशिफ, फरीहा नहीं है। हारबा, हारबा, प्रेजेंट। हिब्बातुल वारिस, हिब्बा, प्रेजेंट। लाइबा, लाइबा, लाइबा भी नहीं है। महारोश, टीचर, हाँ जी, ओके ठीक है, मैंने लगा दिया टीचर मैं लाइट। लीव कर दूं, कॉल आ रही है। हाँ जी, कर दें जिनकी अटेंडेंस आप मेरी प्रेजेंट लगा लो। कर सक वो लीव कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं वो। मलीहा, आप मेरी लाइबा मैंने आपकी लगा दी है, प्रेजेंट। लगा दी है मैंने प्रेजेंट, कर सकती हैं अब आप लीव। आप लोगों का मैंने कल टेस्ट लेना है, ठीक है, कल आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इंशाल्लाह कल इस चैप्टर का जितना हमने पढ़ लिया है आज वाला टॉपिक निकाल दें। ठीक है, बाकी 62 के कॉन्स्टिट्यूशन तक आप लोगों का टेस्ट होगा, मैं आप लोगों को डायरी शेयर कर देती हूँ क्लास में आप लोगों की। टीचर, हाँ जी। टीचर टीचर प्लीज बच्चों को ले ले, क्योंकि कल और भी 3-4 चीजों के टेस्ट वगैरह हैं, साइंस का भी, तो बच्चों को प्लीज ले लें। एट्थ क्लास आप हमेशा इसी तरह से कहते हैं, फिर टेस्ट भी प्रिपेयर नहीं करके आते अगर मैं आगे कर दूं। मुझे टीचर यहाँ पे बच्चों को पक्का कितने कर। स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि अगर हम परसों टेस्ट देंगे तो हमारा अच्छा होगा, हैंड रेज कर दें। टीचर क्योंकि टेस्ट कल ऐसा टेस्ट है लेने का मकसद ही ये है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं परसों कर दूंगी आप जी। लोग का टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट अगर अच्छा ना हुआ तो आप लोगों की मदर्स को जाएगी कॉल। ठीक है। मुनीफा तारिक, मुनीफा, प्रेजेंट। ठीक है, मिशाल की लगा दी है मैंने। मलीहा प्रेजेंट है? यस। मलीहा आप कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही, आप क्यों नहीं क्लासेस ले रही? बताएं, क्लासेस क्यों नहीं ली जा रही? हाँ जी। आपने ये भी नहीं बताया कि आपने क्लासेस क्यों नहीं ली, मैंने आपको हर रोज मैसेज किया है, रिप्लाई भी नहीं आप करती। टीचर कि आपने लगा दिया प्रेजेंट, वो लीव कर लें। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? सबीका तारिक, प्रेजेंट। ईमान प्रेजेंट है, ठीक है। कि रायना, रायना, नूर, नूर, नूर नहीं प्रेजेंट। रायना, नूर भी नहीं है, रायना भी नहीं है। मुनीफा इमरान है, मुनीफा तारिक, टीचर प्रेजेंट हूँ मैं। ओके। रुमैसा, रोशाने, प्रेजेंट। मैं भी रोशाने, प्रेजेंट हूँ, नहीं पता रोशाने रे। दोनों प्रेजेंट है, रोशाने मरियम भी प्रेजेंट है। ठीक। प्रेजेंट। सबीका अहमद,
सबीका अहमद प्रेजेंट है? सबीका अहमद नहीं प्रेजेंट। ठीक है। वशमा प्रेजेंट है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोग लीव कर दें, कल फिर आप लोग का टेस्ट नहीं होगा। तो आप लोग का फिर टेस्ट मैं नेक्स्ट डे रख रही हूँ, थर्सडे को, ठीक है? लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज।